आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मंजुल भगत जी द्वारा लिखित कहानी टूटा हुआ इंद्रधनुष। आकाश पर छाई रंगीली छटा इतनी सुरुचिपूर्ण है कि कुछ नकली सी लग रही है। उसमें काल्पनिक कलात्मकता झलक रही है। सफ़ेद बादलों की भुरभुरी गठरियाँ एक के ऊपर एक टिकी हैं, जैसे खिलाड़ी बच्चों ने नर्म ताज़ी पहाड़ी बर्फ लेकर कितनी ही आकृतियाँ गढ़ डाली हों। उनके पीछे से फूटकर बादल की सिंदूरी सड़क दूर तक जा रही है, जैसे लाल लाल बजरी हाल ही में उस पर बिछा दी गई हो। सूफियाने घुलते मिलते रंग, हल्का हरा, फिरोजी में से फूटती गुलाबी आभा, नीले रंग के अनेक शेड। किसी मामूली चित्रकार के हाथ पकड़कर यह दृश्य निहायत सस्ता और औसत लग सकता है। और दिनों आकाश तना रहता था, आज मुलायम फिजा पर हल्की सी छाया है। बालकनी पर लटकी शोभना इसी दृश्य पर आंखें सेक रही है। नीचे पानी भरे मैदान में झुंड के झुंड बच्चे छपा छप कितने ही खेल खेल रहे हैं। चारों ओर मकान है। केवल एक खाली प्लॉट में एक मजदूर दंपत्ति ने झुग्गी बना ली है। अहाते की बाड़ के रूप में कतार दर कतार कोलतार के खाली ड्रम खड़े कर दिए हैं। उसकी सुरक्षा में दो नंग धड़ंग बच्चे मिट्टी में लौट रहे हैं। झुग्गी के समीप ही तंदूर है और एक छोटे पैमाने पर चाय का स्टॉल। उन लोगों की वास्तविकता बालकनी पर टंगे लोगों के लिए दृश्य का एक रसिक और कौतुकपूर्ण अंश है। वर्षा थमते ही चार दीवारी से उभी गृहिणियां ताल की मेढकियों से बालकनी पर आकर लटक गई हैं। दोपहर भर की अलसाई फैली से एक अधेड़ स्त्री पेटीकोट ब्लाउज में ही निकल आई है। इन हिलती जुलती स्त्रियों ने चित्र भूंडा कर दिया है। जिस बालकनी पर कोई नहीं है, उस मकान का निश्चल सौंदर्य चित्रित सा लग रहा है। छत पर टहलती एक औरत ने नभ की शून्य शांति को भंग कर दिया है। धम्म धम्म करता टुन्नू सीढ़ियां चढ़ाया। शोभना आकाश से टूटकर फर्श पर आ गिरी है, क्योंकि वहां टुन्नू कीचड़ से पांव बना रहा है। टुन्नू, पायदान पर। मम्मी, हम कागज की नाव बना रहे हैं, उस पर बीर बहूटी को बिठलाकर सैर कराएंगे। यह देखो। टुन्नू ने माचिस की डिब्बी का खोल सरका दिया। लाल मखमली बीर बहूटियां रेंग कर उसकी बाह पर आ गईं। टुन्नू, पायदान पर पाँव। और मम्मी, टोनी ने एक मेढक पकड़ लिया और उसकी एक टांग धागे से बांध दी है, वो देखो। टुन्नू सिर पर पाँव रखकर भाग गया। टुन्नू, पायदान। धत, शोभना ने आदेश अधूरा छोड़ दिया। पेटीकोट वाली स्त्री साड़ी बांध आई है, एक सलेटी सी बेमजा रंग की साड़ी। छत पर टहलने वाली औरत अभी से चारपाई खींचकर लेट गई है, शायद बीमार है। थके हारे से दो एक पुरुष भाव शून्य से चेहरे लिए यूं लौट रहे हैं, जैसे जो कुछ करने लायक था वो दफ्तर में ही कर गुजर आए हों। धीरे धीरे आकाश ने इतराना छोड़ दिया। वो वास्तविकता में लौट रहा है। नीचे खेलता टुन्नू प्रभात को हाथ से पकड़कर खींचे ला रहा है। पापा आ गए, पापा आ गए, शोर मचा रहा है। वास्तविकता टुन्नू और प्रभात बनकर घर में लौट आई है। शोभना की आंखों पर मायाजाल अब भी फैला है। प्रभात ब्रीफ के सोफे पर पटक जूते मोजे उतार रहा है। क्या बनाया है? आज तो लंच भी गारत हो गया। टिंडे, शोभना ने शुरू किया। टिंडे? निराशापूर्ण आश्चर्य से प्रभात ने पूछा। नहीं नहीं, दम आलू हैं, दही की पकौड़ियाँ भी। ओह, प्रभात ने सुख की सांस ली। टाई की गांठ ढीली पड़ते ही टुन्नू ने उसे खींचकर अपने गले में लपेटना शुरू कर दिया। कीचड़ और टिंडे वास्तविकता है। अभी प्रभात का धुला कुर्ता पजामा वो मांगेगा, वो भी वास्तविकता है। पर वो आकाश, वो तो अनादि है, आदिम मानव की क्षुधा से भी पहले की चीज़। लेकिन आकाश पर अब तक रात की स्याही उलट चुकी है। मैदान के पानी में रोशनी से भरे मकानों के कमरे उलट गए हैं। केवल चौखटों में जड़ा प्रकाश जगमगा रहा है। जब देश में युद्ध छिड़ जाता है या बाढ़, महामारी और अकाल के प्रकोप में असंख्य मनुष्य प्राण खो बैठते हैं, तब प्रभात कहता है, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। जैसे जीवन में जो क्रूर, विभत्स और असहनीय है,
केवल वही सत्य होने की गरिमा प्राप्त कर सकता है। वो कौन सा अकाट्य तर्क है जो जीवन के सौंदर्य, संगीत और हास्य को मिथ्या ठहराता है? प्रभात कहता है, इस सब के पश्चात आज की वास्तविकता केवल धन का अभाव है। धन तुच्छ वस्तु नहीं है। उसकी उपेक्षा करना स्वास्थ्य, सम्मान, शिक्षा, गौरव, रस सभी कुछ की अवहेलना करना है। पर प्रभात धन का लोभी नहीं है। चपातियाँ बन गईं? प्रभात ने पूछा। नहीं तो। शोभना एकदम उछल पड़ी। रहने दो, आज तंदूरी खाएंगे। तुम ज़रा बारीक बारीक प्याज, हरी मिर्च और धनिया कतर कर आटे में गूंथ दो, ज़रा मज़े की बनेगी। वह छोकरा कहाँ है? लगवा लाएगा, प्रभात ने सोफे पर फैलते हुए कहा। प्रभात थकावट और भूख की बेसब्री लिए खाने बैठ गया। इंद्रधनुषी रंग से शुरू हुई शाम तंदूर पर आकर ख़त्म हुई लगती है। शोभना सोच रही थी। क्या सोच रही हो? प्रभात ने पूछा। कुछ भी तो नहीं। तुम खाली बैठे इतना सोचती हो, इससे तो कोई नौकरी कर लो। उससे क्या होगा? तुम्हारा वक्त कट जाएगा। वक्त तो कट ही रहा है, और अगर वक्त केवल काटने की ही चीज़ होती तो आदमी मनुष्य से इस कदर डरता नहीं। उसके बाद तो तमाम वक्त एक साथ ही कट जाता है ना। तो चलो कुछ कमा ही लोगी, वही क्या बुरा है। प्रभात ने जम्हाई ली और उठकर शयन कक्ष की ओर चल दिया। बिस्तर पर पड़े पड़े शोभना सोच रही है, 10 तारीख को मनीष दिल्ली आएगा। तब तक दिन यूं ही गुजार देने होंगे, बल्कि वे सब छोटे छोटे काम करते रहने होंगे जिन्हें समाज गृहिणी के कर्तव्य कहता है और जो केवल समय काटने के लिए ईजाद किए गए हैं। वरना खाना आदमी दिन में एक बार भी भरपेट खा सकता है। मनीष, जीवन का वह सरस मादक अंश जो स्वप्न किसी वास्तविकता लिए है। मनीष, जिससे उसने विवाह किया, माँ बाप और समाज की अनुमति के बावजूद, किसी भी बाहरी रुकावट के न होने के बावजूद, केवल इसलिए कि आठों पैर एक साथ जीकर जीवन से जूझते रहने के लिए मनीष की आवश्यकता नहीं। उस सब के लिए कोई भी एक पुरुष काफ़ी हो सकता है। प्रभात उसके लिए बहुत काफ़ी है। जिसे दुनिया वाले प्रभात की जागीर कहते हैं, उसमें से कुछ भी मनीष को लुटा देना नहीं पड़ता। बहुत कुछ ऐसा है जो प्रभात के भर भर हाथ ले लेने पर भी बचा रहता है। यहाँ आओ। प्रभात ने उसे समेट लिया। ठीक ही तो लग रहा है, बल्कि अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा। उफ, एक कसक सी केंद्रित होती जा रही है। ओह, इसके लिए मनीष और वह विवाह करते। इसमें वह मदिरा नहीं जो उसके और मनीष के बीच है। यह तरीका उस अंतर को समाप्त करके सामान्य धरातल पर लाने का है। विवाह प्यार का निदान है। वह मनीष से प्रतिदिन मिलना भी नहीं चाहती। लू के थपेड़ों में 2 घंटे झुलस कर शीतल जल पीने में जो तृप्ति है, वह आनंद ताल के समीप बैठकर अंजुलि भर भर कर लगातार घूंट भरते रहने में नहीं। पर प्रभात के साथ रहना लू में जलना नहीं है। मनीष के साथ न होना ही लू में जलना है। परंतु लू में जलना उतना कष्टदायक भी नहीं जितना आनंददायक उसके पश्चात ठंडे जल का पीना है। मम्मी, डर लगता है, टुन्नू कुनमुनाया। शोभना उठ गई। प्रभात गहरी नींद में सो गया है। खिड़की के बाहर चांद बादल के मुख से सरक गया है। शोभना ने टुन्नू का मस्तक चूम लिया, चादर उठाकर प्रभात को उठा दी, फिर वापस बिस्तर पर आ गई। मनीष से वह मुलाकात याद आ गई। बेइंतहा प्यार में डूबी हुई मुलाकात, जिसका अंत अटपटा हो गया था। शोभना ने कह दिया था, मनीष, हम विवाह कभी नहीं करेंगे। क्यों? मनीष का स्वर धीमा था, उतना ही छलका पड़ रहा था। अगर करना ही होगा तो मैं किसी अन्य पुरुष से ब्याह करूंगी और तुम कोई और लड़की पसंद कर लेना। मनीष हंस पड़ा था, जैसे किसी के गुदगुदाए जाने पर विवश हो गया हो। मैं मजाक नहीं कर रही। तब क्या कर रही हो? किसी नए दर्शन की रचना? मनीष, यदि दिन रात तुम्हारी नाक के सामने कोई मखमली सुगंधित लाल गुलाबों का गुलदस्ता थाम कर कहे कि तुम आठों पैर उन्हें ही सूंघते रहो, देखते रहो, तो बताओ तुम कर सकोगे? प्यार भी ऐसा ही है।
पर गुलाब को केवल बाग में देख आने से ही तो तबीयत नहीं भरती, उसे घर के बगीचे में लगाने को तो जी चाहता है। मनीष का स्वर फिर गंभीर पड़ गया था। तुम उसका सूखना झरना सब कुछ देख सकोगे तो इसी से तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? करने को मन तो नहीं करता, किसी और से करोगी? हो सकता है। क्यों? पत्नी, माँ और गृहिणी बनने के लिए। और वह सब कुछ मुझे लेकर नहीं हो सकता। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी है, मैं उसे रिश्ता नहीं बनाना चाहती। रिश्ते ऊब जाया करते हैं, उनमें कर्तव्य का पुट बहुत शीघ्र आने लगता है। इसी भय से तुम अपनी देह किसी पराये के पास गिरवी रख दोगी? स्वर में रोष था। उसके इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। जिस दिन शोभना ने मनीष को अपने और प्रभात के ब्याह तय हो जाने की सूचना दी थी, उस दिन क्रोध और अपमान से मनीष कितना वेदना विकल हो उठा था। उसका स्वर जैसे शोभना के मुख पर तमाचा था। एक एक करके वो शब्दों को फेंकता रहा। जो चाहो करो, मैं भी कोई कुतुब मीनार से कूद कर मर नहीं जाऊंगा। तुम एक आधुनिक लड़की हो और प्रेम विवाह शायद एक पुरातन परंपरा। आधुनिक विवाह शायद माँ बाप के कूट कौशल का सहारा लेकर किया गया एक व्यापार है, जिसमें जीवन भर मिलता सूद असल से बहुत अधिक है। क्यों? क्यों जैसे कोई कील हो जिसे उठाकर सीधा शोभना के सीने में ठोक दिया गया हो। फिर शोभना वहां और नहीं ठहर सकी। ससुराल पहुंचकर भी शोभना ने मनीष को भूल जाने की छूट अपने मन को पल भर को भी न दी। उसकी स्मृति उसके मन का एकांत निजी स्वर्ग बन गई। वैसे प्रभात का साथ सब कुछ थका देने वाला न था कि मन को विश्राम की उतनी आवश्यकता पड़ती। एक सुलझा हुआ सही व्यक्तित्व, ग्रंथि विहीन, कुंठा मुक्त और सरल। अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए भी वह आत्मनिर्भर था। शोभना से क्षण क्षण की सेवा की मांग उसने की ही नहीं। दिनचर्या भी अंशों में बंटकर नाप तौल की बन गई थी। अप्रत्याशित झंझट संकट तो प्रभात कभी उठाता ही नहीं। गृहस्थी की अन्य आपदग्रस्त घटनाओं का समझदारी और सूझबूझ वाला तुरंत उपचार जैसे प्रभात का शौक था। कभी शोभना को लगता प्रभात आयु में उससे केवल 5 नहीं 10-12 वर्ष बड़ा है। उसके होते हुए वो अपने को सर्वथा चिंता मुक्त महसूस करती। विवाह के कुछ मास पश्चात तो उसने प्रभात का विश्लेषण करना भी बंद कर दिया था। लगा था उसके बारे में जो कुछ जानने समझने लायक था वह सभी वह जान परख चुकी थी। रहा प्रभात, तो इतना शोभना को विश्वास था कि वह इतना सज्जन है कि पत्नी के अंतर्मन की निजी अंतरंग छिपी पगडंडियों पर कभी अनधिकार प्रवेश नहीं करेगा। 1 वर्ष बीत गया। एक ठंडी दोपहर थी जो सूरजमुखी सी खिली थी, बाहर उजाले में निकल आने का निमंत्रण देती थी। शोभना कनॉट प्लेस की भव्य दुकानों का निरीक्षण कर रही थी। खरीद फरोख्त इतनी न थी जितना मटर गश्ती का आनंद। अचानक मनीष को ही सामने पाया। शोभना एकदम खिल गई, पर मनीष के चेहरे पर कसक टीस उठी, कुछ छूट जाने का दर्द। शोभना के चेहरे पर कुछ मिल जाने की खुशी थी। चलो कहीं बैठकर बातें करेंगे, शोभना ने मचलकर कहा। मनीष के उत्तर देने से पूर्व ही वह उसकी बांह थामकर रेस्तरां की ओर घूम गई। कॉफी सिप करते करते शोभना ने कहा, मनीष, प्यार में पॉजिटिव होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उत्तर मिला, नहीं, टेंटलाइजिंग होना ही अधिक शोभनीय है। शोभनीय शब्द पर दबाव डालकर जो व्यंग किया गया था उसने भी शोभना को स्तंभित नहीं किया। उसने मुस्कुरा भर दिया। मनीष ने अन्य मनस्क सा होकर कहा, खैर छोड़ो, गुजरी बातों को याद करने से क्या फायदा। कौन सी गुजरी बात? क्या गुजर गया मनीष? शोभना के स्वर में प्यार का कंपन सुन मनीष एक बार ही तड़प गया। विमूढ़ महासक्त सा हो उसने अपनी हथेली शोभना की कलाई पर रख दी। शोभना की गर्म हथेली ने उसे ढक लिया। शोभना, तुम अब भी मुझसे? काफी उत्साह से उसने पूछा। बहुत ज्यादा। मनीष के भीचे होठों की जकड़न उसके मुख से आसपास तन गई। शोभना कुछ ही देर में उठ खड़ी हुई, संयत स्वर में बोली, चलो घर चलें। बिल तो चुका दें, काउंटर पर देते हुए निकल जाएंगे। चलो। मनीष भी उठ खड़ा हुआ।
घर पर इस समय कौन है? लज्जित सी आशा ने मनीष का मन कुरेद दिया। घर पर इस समय कौन होगा? कोई नहीं, वहाँ तो एकांत होगा। परंतु शोभा को कहते पाया, वहाँ तो प्रभात होंगे, आज कैजुअल लेकर आराम फरमा रहे हैं, चलो मिलवा दूँ। शोभना की गाड़ी पर दोनों घर पहुँच गए। प्रभात मिला। पति पत्नी संतुष्ट शांत लगे, आपसी व्यवहार भी शिष्ट स्नेहिल। शोभना ने कॉलेज का सहपाठी कहकर कितनी सहजता से प्रभात से परिचय करवा दिया था। सुनकर प्रभात ने स्वाभाविकता से बोलना चालना आरंभ कर दिया था। काम, दफ्तर, इधर उधर की सार्वजनिक बातें। मनीष ने जाना शोभना का पति प्रबुद्ध और सजग है, परंतु शायद इस निष्कलुष व्यक्ति का स्पष्ट चिंतन इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जीवन एक बहुत ही सहजता से जीने की वस्तु है। इसमें दैनिक आवश्यकताएं, शांतिदायक सुख सुविधाएं ही वे उपलब्धियां हैं जिनके लिए प्रयत्न अपेक्षित है। प्रभात के सम्मुख मनीष ने अपने को ही अधिक व्यग्र और अशांत पाया। वह विस्मित था कि कुछ भी उलाना आरोप दिए बिना, किसी भी प्रकार का संदेह कटाक्ष किए बगैर यह व्यक्ति मनीष को क्यों इतना परेशान किए दे रहा है। यह सब कुछ होते हुए भी मनीष ने अगली मुलाकात पर साथ भरी आवाज में शोभना से कहा था, शोभा, अगर हमारा विवाह हुआ होता तो वह कितना आकर्षक, कितना विशिष्ट होता। वैसा कुछ भी न होता, वो अब भी बस ब्याह बनकर रह जाता, शायद महान और पवित्र हो जाता, पर वह न रहता जो अब है। मनीष का मन विमुख हो उठा। उसने चिढ़कर कहा, तुम बेवफा जाति की स्त्री हो, हमारे मिलते रहने में कोई तुक नहीं है। शोभना ने हंस दिया। हंसी के पीछे कहीं कुछ दुख भी था। फिर 2 वर्ष तक मनीष की झलक भी नहीं मिली थी। इसी बीच टुन्नू हो गया था। एक रोज देखा कि हाथों में कोई खिलौना थामे मनीष आ गया है। शोभना के चेहरे पर अपने स्वागत में उसने जो कुछ देखा उससे उसे प्रसन्नता ही हुई। नजरों से फासला फलांगते उसने पूछा, कैसी हो शोभना? मजे में? और तुम जैसे शब्द नहीं चुंबन था। पर मनीष ने इस औपचारिकता का उत्तर देना आवश्यक न समझा। तुम्हारे बेटे को देखने चला आया, एक साथ कई जगहों से यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ था, उसने कहा। शोभा दौड़कर टुन्नू को उठा लाई। मनीष ने एक नज़र बच्चे पर ऐसे डाली जैसे राह बाट पर लुटा मुसाफिर अपने हड़पे हुए माल को देखता हो। तुम खुश हो? बेकार ही पूछ बैठा। मजबूरी है, तुम्हें देखकर मैं खुश हुए बगैर नहीं रह सकती। शोभना हंसते हुए टुन्नू को गोद में लेकर बैठ गई। मनीष ऐसे देखता रहा जैसे अचानक शोभना के एक फालतू और नया अंग उगाया हो। मनीष की दृष्टि को लक्ष्य करके शोभना बोली, मनीष, संसार में 2 ही संबंध सच्चे हैं, एक तो शरीर को भेद कर जिसे जन्म देना होता है उससे, और दूसरा वही अनाम रिश्ता जो कोई संबंध नहीं होता, वही जिससे प्यार होता है, मोह होता है। प्यार और मोह एक ही नहीं है शोभा। कोई प्यार ऐसा नहीं होता जिसमें मोह न हो। मोह भी कोई हीन वस्तु नहीं है मनु। तुम क्यों 2 तरह की बातें करती हो? तुम्हें मुझसे प्रेम था तो हम पति पत्नी क्यों न बन सके? या फिर तुम्हारे विचार से पति पत्नी में प्यार ही नहीं होता? पति पत्नी में बहुत कुछ होता है मनु। स्नेह, श्रद्धा, विश्वास, एक दूसरे की आवश्यकता और सेक्स। पर जो तुम्हारे और मेरे बीच है वो शायद न भी हो। शोभना ने इत्मीनान से कहा। मनीष के मुख पर अविश्वास भरा व्यंग उभर आया। वह कुछ कहने जा ही रहा था कि शोभना बोल पड़ी, मनीष, तुम शादी कर लो। धन्यवाद, मैं वो आपकी इजाज़त के बिना भी कर सकता हूँ। वाणी की कटुता का सामना शोभना ने मुस्कुराकर किया। अच्छा, पहले कुछ नाश्ता तो कर लो, फिर बहस होती रहेगी। शोभना झम से टुन्नू को मनीष की गोद में डालकर अंदर चल दी और ट्रे में चाय नाश्ता सजाकर लाते लाते शोभना कह रही थी, जो दुख की बात नहीं है उसे ज़बरदस्ती त्रासदी न बनाओ मनीष। फिर मनीष नहीं, उसके विवाह का निमंत्रण पत्र आया था। शोभना और प्रभात घुड़चढ़ी के मुहूर्त पर वहां पहुंचे थे। मनीष दूल्हा बना घोड़ी पर बैठा था। सेहरे की झिलमिली में से शोभना को देखा। शोभना ने उचक कर अभिवादन किया।
हेलो मनीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या धज है, जच रहे हो सच, तुम्हारी कसम। अंत में तुम्हारी कसम कहते हुए शोभना के भरे भरे होंठ ऐसे गोल हुए, खुले और फिर इस अंदाज में मिलकर बंद हुए। मनीष को लगा उसने 3-4 हल्के हल्के चुंबन हवा में उछाल दिए हों। ऐसे चौंका कि घोड़ी बिदकते बिदकते रह गई। अपने को संभाल कर मनीष भी शोभना के मुख के समीप झुकाया। मेरा जनाजा उठने पर भी ऐसे ही हंसना, कसम है तुम्हें। वो शब्दों को चबा चबा कर बोला। मंगल गान करती हुई स्त्रियों की गीत की लय और बोल शोखी से गूंज उठे। पन्नो चूड़ी न खनका। फिर मनीष की बारात का हिस्सा बन वह दुल्हन के घर भी पहुंच गई थी। दुल्हन सुंदर थी। क्या नाम लिखा था कार्ड? प्रभात ने पूछा। अर्चना। ब्याह को भी 2 मास से अधिक न बीते थे कि एक रोज शोभना और प्रभात नव दंपत्ति से मिलने गए। अर्चना ने घर सुरुचिपूर्ण सजाया था। मनीष कुछ संकुचित सा हो उठा था, किंतु शोभना की सहजता, अर्चना की खातिरदारी और प्रभात की बातचीत वातावरण को स्वाभाविक बनाती चली गई। शोभना ने उमंग में आकर प्रस्ताव रखा, चलो सिनेमा चलें। अरे एकदम से? साश्चर्य मनीष ने कहा। जी हाँ, यहाँ एकदम से ही घटनाएं घटा करती हैं। हमसे पूछिए, हम झेल रहे हैं ना इनके मूड। प्रभात की बात सुनकर मनीष यूं ही बेमतलब सा हंस दिया। अर्चना उठकर मेज का झंझट समेटने में लग गई। प्रभात बाथरूम की ओर चल दिया। शोभना ने सीधे मनीष से मुखातिब होकर कहा, मनीष चले चलो ना, देवदास तुम्हारे साथ दोबारा देखूंगी। मुझे दुखांत प्रेम देखने का चाव नहीं है। फिर ऐसी अपनी सी संध्याएं कितनी ही आने लगी। ग्रुप खूब हिट हुआ। कभी ताश पर, कभी 5 स्टार्स होटल्स में डिनर, कभी सिनेमा में शामें निचोड़ कर रख दी गईं। कभी कभी तो अर्चना और शोभना पर एकदम लग दक सजने का भूत सवार हो जाता। शामों में अंकुरी रस खुलने लगता, पर शोभना को देखकर मनीष के मन पर बर्छी सी लग जाती। उसका जी चाहता कि शोभना को खींचकर सीने से भींच ले और चीख पड़े, तुम दोनों अजनबी हम दोनों के बीच क्या कर रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। अनकहा जैसे शोभना सुन लेती। एक दिन ऐसे में उसने मनीष की ओर स्थिर गंभीर दृष्टि से देखते हुए सबके सामने अपना हाथ बढ़ा दिया था और फिर उन्मुक्त चंचल होकर कह उठी थी, हाथ मिलाओ पार्टनर, हम फिर बाजी जीतेंगे। मनीष ने मुर्दा सा शिथिल हाथ बढ़ा दिया। पल भर को शोभना की गर्म हथेली का लप लप करता लहू मनीष की हथेली पर अपना दबाव छोड़कर अलग हो गया। परिस्थिति मनीष के लिए असह्य होती चली गई। इकट्ठा बैठकर वह इतनी ढेर सी खुशी इधर उधर बिखेर आते, पर एक हसरत थी जो सदा मनीष के सीने में बची रहती। एक दिन यूं ही ताश जमा था कि पत्ता फेंकना भूल अचानक शोभा बोल पड़ी, चलो कोई दिल्ली से बाहर घुमाए इसी वीकेंड पर। अच्छा पत्ता तो फेंको। प्रभात जैसे किसी अज्ञात आशंका से चौंक कर बोला, पत्ता फेंक जाएगा, पहले बोलो क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, चाल चलो, टालता सा प्रभात बोला। आगरा चलें? शोभना ने उत्साह से पत्ता फेंकते हुए कहा, मैं तो कई मर्तबा हो आई हूँ। अर्चना ने हाथ की बाजी परखते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैं तो ताज की संगमरमरी ठंडक के सामने खड़ी होकर मैं उस बूढ़े गाइड के अल्फाज सुनने भी दोबारा जा सकती हूँ। किस नाज से, किस शायराना अंदाज में ताज की खूबसूरती से हौले हौले पर्दा खिसकाता है, जैसे ताज उसी के बाप दादा की मिल्कियत रही हो। शोभना ने रौ में बहकर कहा, और अचानक मनीष एक जली हुई हंसी हंस पड़ा, जिसकी राख उड़कर शोभना पर बिखर गई। वो बोला, दफनाई हुई आरजुओं का शहर है आगरा, खाली रंग महल, कुचली हुई हसरतों में रची बसी ख्वाबगाहें, सारा शहर बस आहें लेता मालूम होता है। क्या करेंगे वहां जाकर? लाखों बेबस अरमान में धागे जैसे कसे हुए। स्वर के कसैलेपन ने पल भर को सभी को चौंका दिया। प्रभात ही पहले बोला, क्यों साहब, आखिर आपकी आगरा शहर से कौन से जमाने की दुश्मनी निकल आई? वो भी आप जैसा रस्मय व्यक्ति आगरा जैसे रूमानी शहर की कदर न करे। तौबा तौबा, पर कुछ भी कहो शोभना, मौसम तो आगरा की धूल फांकने का नहीं है।
हाथ की बाजी से उलझे हुए अर्चना ने कहा। बिल्कुल नहीं जनाब, तबाह हो जाएंगे। प्रभात ने जोर देकर कहा। तो नैनीताल चले चलो, सरस जाएंगे वहां तो। शोभना ने रूठ कर बाजी मिला दी। अरे अरे, यह क्या किया? कितने अच्छे पत्ते बन रहे थे हमारे। किंचित निराश थी अर्चना ने कहा। बस हारने लगी तो बाजी मिला दी, और क्या। इतना बढ़िया हाथ घोल कर रख दिया। कृत्रिम नाराजगी से प्रभात ने कहा। शोभना शायद मनीष से ही नाराज थी और मनाना प्रभात को पड़ रहा था। 2 सप्ताह पश्चात वे सब नैनीताल में थे। डोरोथी सीट की दिल फरेब ऊंचाइयां जीतने की गरज से एक साथ 4 घोड़े मंगवाए थे। घोड़ों पर सवार नीचे उतर दाएं बाएं हरियाली में कैद हैं, तो कभी होटल की टेरेस पर बैठे हुए हैं। सामने चांदी की तश्तरी सी पसरी नैनी झील, एक दिलकश चुप्पी सबको घेरे हुए। मनीष सोचता, चांद सितारों के नीचे बिछी झील, जैसे झीनी चादर के नीचे शोभना का नग्न निश्चल तन हो। पानी की सतह भी कितनी निश्चल और चुपचाप है। शोभना सोचती, कितना सौंदर्य है, कैसा अपूर्व। पर यदि मनीष की आंखें उसके साथ ये सब न देखती हों तो क्या प्रकृति इतनी पूर्ण लगती। अर्चना सोचती, झील को घेरे हुए ये घने जंगल भविष्य से गूढ़ अबूझ और भयावह। प्रभात सोचता तो जाने क्या, पर चुप्पी को तोड़ते हुए गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर दे डालता। आनंद से हथेलियां रगड़ता कहता, कितनी ताजगी, कितनी स्वच्छता है यहाँ पर। सांस लेना भी कितना भला लग रहा है। और सचमुच प्राणान्वित सा होकर वह जोर जोर से श्वास लेती, जैसे ढेर सी स्फूर्ति उसके शरीर में भरती जा रही हो। नैनीताल से लौटे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन सवेरे अर्चना शोभना के घर चली आई। शोभना टुन्नू को नहला धुला कर नाश्ता करा रही थी। वह मुंह पर दलिया पोते थू थू करे जा रहा था, वश में ही नहीं आ रहा था। अर्चना के आने से वह कुछ बहल गया। दोनों कॉफी का प्याला लेकर बैठ गईं। टुन्नू कभी इधर उधर कभी घुटनों के बल भागता फिर रहा था। शोभना, अब तो साथ छूटता नजर आ रहा है। अचानक अर्चना ने समाचार दिया। क्यों? प्याले का छलकना रोककर शोभना ने पूछा। इन्होंने अपना तबादला लखनऊ करवा लिया है। करवा लिया यानी? कहकर ही करवाया है। पर क्यों? कहते हैं दिल्ली के जीवन की तेजी और व्यस्तता से मन भर गया है। मन भर गया है? हाँ, अपने को क्या है, लखनऊ दिल्ली सब एक सा। लखनऊ में तो मैं पढ़ भी चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स यहाँ आने से पहले वहीं रहा करते थे। काफ़ी जान पहचान भी है। शोभना ने अपने को तुरंत संभाल लिया। कहीं अर्चना को मन ही मन इस तबादले पर हर्ष तो नहीं है? उसे कोई एहसास तो नहीं? मनीष बिना मिले ही चला गया। प्रभात को अचरज हुआ था। उसके बाद वर्षों का लंबा अंतराल आ गया था। मनीष और शोभना एक दूसरे से कटकर जी रहे थे कि एक छोटा सा पत्र प्रभात के नाम आया। लखनऊ से मनीष ने लिखा था, वह दफ्तर के काम से 10 तारीख को दिल्ली पहुंच रहा है। ठहरना रिश्तेदारी में होगा, मिलने आएगा। बहुत समय हो गया उन सबको देखे आदि आदि। वो 10 तारीख आने ही वाली है। यही सोचते सोचते शोभना चांद को बादल की गिरफ्त में छोड़कर बिस्तर पर लौट आई है। प्रभात की निद्रा गहरी हो गई है। टुन्नू का कुनमुनाना बंद हो गया और शोभना भी सोने का प्रयत्न कर रही है। आज 10 तारीख है। मनीष ने दिल्ली पहुंचते ही फ़ोन किया है। रात की खाने की बात तय हुई है। दिन शाम के आयोजन में मज़े में बीत गया। मनीष की पसंद की डिशेस बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। रसोई नाना प्रकार की सौंधी सुगंधों से महक रही है। बैठक में गुलदानों में फ्लोरिस्ट से खरीदे ट्यूब रोज और नारंगी ग्लैडियोली जापानी पुष्प सज्जा में लहक रहे हैं। शोभना को सादे फूल कतई पसंद नहीं। शोभना भी किसी फुलवारी से कम नहीं लग रही। उसके मुख पर छवि, लुनाई, खुशी और मेकअप एक दूसरे से होड़ लगाते एक साथ चमक रहे हैं। घर में उतरती संध्या रोज से बिल्कुल अलग। नौकर को ढेर सारी हिदायतें दे डाली गई हैं। आज कुछ भी किया गया वो पर्याप्त नहीं लग रहा। टुन्नू लगातार पूछे जा रहा है, मम्मी कौन से अंकल आने वाले हैं? और हम पहले बिल्कुल नहीं खाएंगे, सबके साथ ही खाएंगे।
आखिर मनीष और प्रभात ने एक साथ ही घर में प्रवेश किया। बैठक में कदम रखते ही मनीष ठिठक गया। शोभना एक पुष्पित पल्लवित डाल से सामने खड़ी है। लाज के पांव थमे हैं, पर नजरें हैं कि दौड़कर गले मिलनी। वाह, क्या फूल चुने हैं, मनीष ने बैठते हुए कहा, और एक अनोखी हंसी फूलों की महक के साथ कमरे में बिखर गई। कैसे हो, इतना सा पूछ कर ही जैसे शोभना ने एक पिपासा को भड़का दिया। मनीष ने उत्तर देने के बजाय इधर उधर नजरें दौड़ाकर कहा, इतनी सजावट, आज की शाम तो बिल्कुल यादगार शाम बना डाली गई। जी हाँ, आज कुदरत भी मेकअप करके उतरी है, मौसम ही तो प्रकृति का श्रृंगार है। प्रभात ने चुटकी ली और अंदर तरोताज़ा होने चला गया। टुन्नू भी आ गया। कुछ पल मनीष को एकटक देखा, फिर पापा से की गई कोई फरमाइश याद आ गई, वह अंदर भाग गया। खाना बेहद स्वादिष्ट बना था। जायका लेकर सबने खाया। टुन्नू दुविधा और संशय भरी 2-4 नजरें मनीष की ओर फेंक कर सोने चला गया। नौकर कॉफी के प्याले रख अब बर्तन सवेरे ही धो लेंगे, बड़बड़ाता हुआ अपनी कोठरी में चला गया। टेलीफोन की क्रिंग क्रिंग को उठाकर प्रभात ने शांत किया। उसकी अति विनम्रता बतला रही थी कि कलकत्ता से उसके बॉस का ट्रंक कॉल है। जी बहुत अच्छा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फ़ोन रखकर प्रभात ने शोभना से शीघ्र ही उसका सूटकेस तैयार कर देने को कहा। फ़ौरन ही कलकत्ता जाना पड़ेगा, 7-8 दिन भी लग सकते हैं, जाकर खबर देगा। मनीष स्टेशन पहुंचाने गया, प्रभात की ही कार में। लौटकर कार घर पर छोड़ जाएगा। शोभना काम समेटकर बैठक में आकर बैठ गई। 2 दिन से विश्राम करता सावनी आकाश फिर से उमड़ घुमड़ उठा। मनीष लौटा तो झमझम मोटी बूंदें बरस रही थीं। उनकी टपाटप छतों और सड़कों पर एक रहस्यमयी टाप छोड़ रही थीं। बड़ी मुश्किल से जगह दिलवाई, चाबी देते हुए मनीष ने कहा, और सोफे पर शोभना के करीब ही बैठ गया। एक सिगरेट पी लूं तो चलूं। 7वीं सिगरेट पर शोभना ने टोका, आज यहीं रह जाने का इरादा है क्या? एक अनुत्तरित चुप्पी सिगरेट के कश में दम तोड़ती रही। ए, कहाँ हो? शोभना की आवाज़ दुलरा गई। प्यार अजीब शय है आह बनकर सिगरेट के धुएं में खिंचा चला आया। मनीष ने सिगरेट का बचा ठूंठ राखदानी में मसल दिया। हाथ बढ़ाकर दूर पड़ी नई डिब्बे उठानी चाहिए कि बढ़ी हुई बांह ने शोभना की कमर को कैद कर लिया, जैसे मनीष के बाजू की एक अलग अपनी ही इच्छा शक्ति रही हो। दूसरे बाजू ने भी तो प्रतिक्रिया रूप में वही हरकत दोहरा दी। आतुर बाहों में प्यार का एक घरघराता सागर समा गया। शोभना को लगा कि शाम उसके अनुशासन से निकल चुकी है। कोई भी कर्म उसके आदेशाधीन नहीं रह गया है। जहाज का पथ प्रदर्शक संचालक मनीष है। जहाज प्रचंड जल प्रवाह की शिखाओं पर आलोड़ित डूबता उतराता उसी दिशा में चला जा रहा है जिधर मनीष उसे ले जाना चाहता है। चाह के अंतिम पड़ाव पर एक उद्दाम लालसापूर्ण समयांश के पश्चात सागर के उत्ताल तरंगों ने तट पर पटक दिया। वे भीगे हुए अर्धचेतन से हाँफ रहे हैं। शरीर पर जल के स्पर्श की सरसराहट दौड़ रही है। देह पर एक गंध ठिठक कर रह गई है जो सराबोर कर रही है। नासिका अब भी उसी गंध को घूंट घूंट पी रही है। शोभना अपनी अस्त व्यस्तता को समेटती हुई उठ खड़ी हुई है। मनीष ने धीरे से अपने स्नेहिल हाथ बालकनी पर निश्चल खड़ी शोभना के कंधे पर रखकर पुकार लिया, किंतु शोभना आकुल व्याकुल से बोल उठी। यह कैसा प्रतिशोध है मनीष? मनीष हतप्रभ सा हाथ हटाकर बोला, प्रतिशोध? शोभना, तुमने केवल इतना ही समझा है। अब सब समाप्त हो जाएगा मनीष, तुम देखना। तो कैसा स्कूली लड़की सा आदर्शवाद है तुम्हारा? शोभना, प्लेटोनिक स्तर पर प्रेम एक कल्पना है। कल्पना ही तो केवल अमर हो सकती है मनीष, यथार्थ तो सब नश्वर है। कुछ पल चुप रहकर शोभना एकाएक पूछ बैठी, कल आओगे ना? आऊँगा। परसों? मनीष की आंखों में भरकर उसने पूछा।
जब तक तुम मना नहीं करोगी आता रहूँगा, दफ्तर से छुट्टी ले लूँगा। और मनीष एक लापरवाह हंसी हंस दिया। शोभना किंतु मृत्यु से गंभीर बनी रही। अब आऊँगा शोभा। मनीष ने बढ़कर शोभना को चूम लिया। शोभना स्थिर खड़ी उसे जाते देखती रही। दूसरे रोज मनीष ने देखा, शोभना एक सादा सूती छपी हुई साड़ी में स्वच्छ और मधुर लग रही है। बनाव श्रृंगार भी कम है। प्रतीक्षित प्रेमी क्षणों की पुनरावृत्ति हुई, किंतु उन क्षणों में अधैर्य उतना न था। शाम स्नेहिल सी गुजर गई। तीसरे दिन मनीष को आने में कुछ विलंब हुआ। शोभना हाउस कोट पहन दीवान पर लेटी पत्रिका पढ़ने लगी। जब तक मनीष आया वह एक नींद ले चुकी थी। चौथे दिन मनीष दफ्तर की दिल्ली ब्रांच में किसी काम से निपटता रहा। शाम को सीधा वहीं से शोभना के घर पहुंचा। शोभना बालकनी से आसमान पर टंगे एक फीके से इंद्रधनुष को देख रही थी। हल्की सी हंसी से मनीष का स्वागत किया और आश्चर्य सहित बोली, आज तो बहुत जल्दी आ गए। हाँ, क्या हालचाल है? मनीष ने सोफे पर बैठकर जूते मोजे उतार कर अंगुलियों को रिहा कर दिया। शोभना ने प्रभात के स्लीपर ला दिए। जरा नहा लूं? मनीष ने इच्छा व्यक्त की। शोभना ने प्रभात का धुला कुर्ता पजामा भी ला दिया। नहा धोकर मनीष आया तो चाय की ट्रे सजी थी। एक आरामदेह शाम गुनगुनी सी गुजर गई। टुन्नू ठुनकता चहकता सोफे पर ही सो गया। मनीष और शोभना उठकर शयन कक्ष में चले गए थे। पांचवें रोज मनीष केवल यह कहने आया कि वह आज न आ सकेगा। किसी को होटल में डिनर खिलाने ले जाना है, क्योंकि वह आदमी उसकी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। छठे रोज मनीष फिर जल्दी आ गया, शायद पहले रोज की क्षतिपूर्ति के लिए। शोभना टुन्नू को होमवर्क करवा रही थी। जल्दी से फैली हुई पुस्तकें समेटते हुए बोली, तुम बैठो मनीष, मैं अभी नहा कर आई। टुन्नू बेटे, अंकल से बातें करो। शोभना नहा कर आई तो बोली, चलो मनीष, ड्राइव के लिए चलते हो? तमाम दिन गुजर गया घर में ही टंगे टंगे। मनीष ने कुछ हैरानी से शोभना की ओर देखा, फिर बोला, चलो। टुन्नू दो दो तीन तीन सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे पहुंच गया। हल्की सी फुहार पड़ने लगी थी। टुन्नू फिर भी पिछली सीट पर बैठा खिड़की से चेहरा बाहर निकाल कर गैस का गुब्बारा उड़ाता रहा। गुमसुम से मनीष और शोभना अगली सीट पर बैठे विंडशील्ड पर वाइपर्स को दाएं से बाएं बाएं से दाएं कैदी समरस लय में अर्धवृत्त बनाते देखते रहे। लगा ड्राइव टुन्नू की खातिर सार्थक हुई। लौटते समय 1 किलो लंगड़ा आम खरीदना भी शोभना नहीं बोली। मम्मी, फ्रूट क्रीम बनाओगी? आह जी, अब तो मैंगो क्रीम बनेगी, घर आकर टुन्नू कह रहा था। उस रोज फिर बात नहीं बनी। टुन्नू की नींद एकदम उचटी रही। वह शोभना के पीछे पीछे ही घूमता रहा। जैसे ही शोभना मनीष से बात करने के लिए मुख खोलती, टुन्नू झट उसकी गोदी चढ़ जाता और हथेली से उसको मुख ढांप लेता, या फिर चेहरा पकड़कर अपनी ओर घुमा लेता। कभी रोष भरी ईर्ष्या से टुकुर टुकुर मनीष की ओर ताकने लगता। 10 बजे के करीब कुछ ऊब कर ही मनीष उठकर चला गया। 7वें रोज तीनों बैठे खाना खा रहे थे। कौर मुंह में भरते ही मनीष मजाक के स्वर में बोला, छोलों में नमक ज़्यादा कर दिया है, या तो तुमसे भी अधिक नमकीन हो गए हैं। शोभना खिसियानी सी हंसी हंस दी। छोले बनाए भी थे स्वयं उसी ने। बोली, अच्छा, खाने के बाद लौकी का हलवा खाकर देखना, बिल्कुल अर्चना सी मिठास है उसमें। मनीष का हाथ वहीं थम गया। फिर अपनी झेपटी सी हंसी उसके होठों पर फैल गई। खाने के बाद शोभना उठकर प्रभात का तार ले आई। प्रभात का तार आया है, 4 रोज कलकत्ता और रुकना पड़ेगा। फिर जैसे एक प्रत्याशित उत्तर सुनने के लिए उसने जोड़ा, मनीष, तुम अपनी छुट्टी बढ़वा लो, तनिक रोज और ठहर जाओ। मनीष एकदम से बोल पड़ा, नहीं नहीं शोभा, काम का बहुत हर्ज हो रहा है। फिर मैंने तुम्हें बतलाया ही नहीं, अर्चना एक्सपेक्ट कर रही है, इसी दिसंबर तक हो जाना चाहिए। मनीष बिना उकसाए ही कहता चला गया, उसे दर्द भी कुछ अधिक होता है, क्रैम्प्स भी पड़ने लगे हैं, या देखो इस जगह। मनीष ने शोभना की हथेली उठाकर उसकी कोख पर दबा दी। शोभना ने देखा, उसके चेहरे पर छोटे बड़े अक्षरों में आड़ा तिरछा अर्चना घर बच्चा लिखा हुआ है।
तुम्हें जाना चाहिए मनीष, उसने बहुत धीरे से कहा। वही तो मैं भी सोच रहा था, बल्कि अब भी समय है। मैं रात की गाड़ी यदि पकड़ सकूं तो। रिहाई का हल्कापन मनीष पर छाता चला गया। ट्रेन पकड़ पाने की व्यग्रता भी उत्कंठित करने लगी। जल्दी करो मनीष, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मनीष ने शोभना की बात मानने में जरा भी विलंब नहीं किया। वक्ते रुखसत यह प्रश्न दोनों ओर से उपेक्षित पड़ा रह गया कि अब भेंट कब होगी। प्रभात के घर में पदार्पण करते ही टुन्नू ने धूम सी मचा दी। उस अकेले ने ही पापा का स्वागत समारोह रच डाला। पापा आ गए, पापा आ गए के शंखनाद से घर गूंज उठा। प्रभात टुन्नू को गोद में लेकर उछालने लगा। तभी शोभना ने आकर धीरे से कहा, आगे प्रभात, बहुत दिन लगा दिए। स्वर की एकाकी उदासी ने प्रभात को चमत्कृत किया। उसने घूमकर नजर शोभना पर टिका दी। लगा कमरे में एक लाश अन उठाई पड़ी है। शोभना? वही एक शब्द प्रश्न बनते बनते भावातिरेक में बह गया। रात के गाढ़े अंधियारे में लगा कि शोभना के बिछौने से उठकर एक मूक मातमी शोर वहां बैठक में सिर पटक रहा है। प्रभात ने अपना हाथ शोभना की पीठ पर रख दिया। ठंडी झुरझुरू सी कांप कर शोभना फुसफुसा उठी। नहीं प्रभात, नहीं, अब वह सब न हो सकेगा। प्रभात का हाथ शोभना के कंधे को थपथपा कर अचरजहीन धीरज से वापस लौट गया। शोभना के अनमने दिन परास्त से बीतते ही जाते, यदि एक दिन प्रभात ने उन्हें झंझोड़कर चेता न दिया होता। शोभना, भगवान के लिए अपने को इतना मत बिखरने दो कि फिर समेटना कठिन हो जाए। शोभना, जीवन का कोई भी एक अंश इतना महत्वपूर्ण नहीं कि उसके न होने से संपूर्ण जीवन ही नष्ट हो जाए। वास्तविकता का सामना करना सीखो शोभा। शोभा आहत सी प्रभात के निकट चली आई। जिस उदार भुजा ने उसके कोमल शरीर को घेरा, उसमें प्रश्रय देने की सामर्थ्य थी। शोभा, मनीष अब कभी नहीं आएगा। तुम भी उस तक पहुंचने का साहस न बटोर पाओगी। जो बीत गया उसका शव लेकर बैठे रहना समझदारी नहीं है। प्रभात के स्वर का गाढ़ापन बरगद की विशाल छाया बन शोभना पर छा गया। कुछ दिन पश्चात अर्चना का एक पत्र आया। लिखा था, प्रिय शोभना, मनीष लौट आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। जब से वे तुम्हारे पास से आए, मेरी किसी क्षतिपूर्ति की यथेष्ट चेष्टा कर रहे हैं। मेरी आवश्यकताओं को खुली आंखों से देख पा रहे हैं। मैं हूँ, इसका इतना पूर्ण एहसास उन्हें कभी हो पाएगा, इसकी तो आशा भी न थी। सोचा था मृग तृष्णा सा तुम दोनों का प्यार सबको पीछे धकेले अनंत में दौड़ता ही रहेगा। रिक्त हो जाने की दुराशा में तुम प्रेम में कभी छोड़ नहीं पाओगी। कृपण के धन सा सदा उसे अपने पास ही रखना चाहोगी। उन्हें इसी जीवन में मोह मुक्त कर देने के लिए धन्यवाद। प्यार में साझेदारी के अधिकार से केवल एक ही अनुरोध तुमसे है। तुम मनीष की सदा शुभाकांक्षी रहोगी और उनकी उपेक्षा भी उसी प्रकार सहन कर लोगी जैसे प्रेम झेल लिया था। पत्र पढ़कर शोभना ने उसकी छोटी छोटी कितनी ही तहें बनाकर फाड़ दिया, मानो वो बीते वक्त का टुकड़ा हो जिसकी चिंधियां कर वह उसका अस्तित्व ही मिटा देना चाहती हो। प्रभात की ठोस अपराजित व्यवहारिकता शोभना को प्रतिदिन सहज करती चली गई। वह जीवन में रमने लगी। टुन्नू की क्षणिक आवश्यकता और मांगें उसे खींचती रहती, पर शरीर में कुछ पराया बस गया प्रतीत हुआ। जब उस पराई वस्तु ने शरीर पर प्रतिपल अपना ही अधिकार जतलाना चाहा, तब घबराकर डॉक्टर का परामर्श लेना पड़ा। जो कुछ सुना उसे सुनकर फिर अंदर खिंचा श्वास बाहर छोड़ते न बना। गर्भ रह गया है। डॉक्टर ने एक बहुत ही औसत दुर्घटना की घोषणा कर दी। शोभना को लगा कि वो लाश से कटकर आधी रह गई है। ये तो बहुत अधिक घट गया, जिसे आजन्म प्रभात पर लाद देना होगा। घर आकर समझ में न आया कि कैसे उन शब्दों को वाड़ी दे जिनसे प्रभात को सूचित किया जा सके कि वह अपना विशाल हृदय और भी उदार कर ले, क्योंकि वह किसी अन्य की संतान का पिता बनने वाला है। अगले दिन हड़बड़ा कर उसने डॉक्टर से गर्भपात की याचना कर दी। डॉक्टर था कट्टर विरोधी।
झट से प्रभात को बुलवाकर कड़ी हिदायतें दे डाली। नसीहतों की बौछार के बीच किसी तरह बात को समझकर प्रभात शोभना को घर ले आया। शोभना तकिए से मुंह धंसा ऐसे रो दी जैसे युगों से बिलखती अबला नारी का वही साकार रूप हो। प्रभात ने अपनी बाहों की छांव तले उसे फिर से समेट लिया। जो उल्लास के दिन होते हुए अपराधी लज्जा में बीतने लगे। यदि प्रभात न होता तो उस तनाव भरी हवा में जिसका सृजन स्वयं शोभना ही किए रहती, सबका दम घुट जाता। प्रभात टुन्नू को उकसा देते, टुन्नू बेटा अब तो बड़ा भाई हो जाएगा, उसके तो एक नन्ही सी बहन आने वाली है, या शायद एक छोटा सा टुन्नू ही आ जाए। शोभना सोचती कि भगवान या क्यों नहीं एक मरी हुई चुप्पी ही साधी रहते, जो मुझे अपनी उपेक्षा या अपेक्षा से सालती रहे। वही सह पाना अधिक सरल हो शायद। प्रसव के समय जरूरत से ज्यादा सहन शक्ति पैदा कर मूक पशु की भांति शोभना ने सब कुछ झेल लिया। प्रभात का मन दुखी हो उठा। इतना जब्त न करो शोभा, रगें ऐंठ जाएंगी। पर प्रभात का हाथ पकड़कर पराई संतान के लिए कूचने कराने का अधिकार था ही कहाँ। शोभना ने शिथिल हाथ प्रभात के हाथ में थमा दिया। शोभना ने कन्या को जन्म दिया। नाम दिया प्रभात ने संध्या। अपने चारों ओर लिपटी कहानी से अनभिज्ञ बच्ची का पालना झूलता रहा और समय उसके शैशव को आगे ठेलता चला गया। एक दिन अर्चना को अपने घर आया देखकर शोभना को अपार विस्मय हुआ। वो उसे अपलक ही देखती रह गई, मानो अतीत की कारा से छूटकर कोई अशांत आत्मा उसके सामने खड़ी हो गई हो। सकपकाहट में उसके मुख से केवल इतना ही निकला, क्या? वैसे अर्चना को चाहिए कि वह अपने वहां आने का प्रयोजन झटपट सुनाए। अर्चना हंस दी। उसका सात्विक चेहरा हंसते हुए कुछ अधिक दुर्बल लगा। बैठने को भी नहीं कहोगी क्या? अर्चना ने मधुरता से कहा। शोभना ने एकदम अपने को समेट कर शिष्टाचार का पुल बनाकर कई वर्षों तक का कटा वक्त लांघना चाहा। चाय नाश्ते के बहाने वह स्थिति का सामना किए रही। तभी अर्चना ने धीरे से कहा, जैसे दिल के मरीज को चौंकाया न जाना हो, शोभा संध्या कहाँ है? शोभना यूं चमकी जैसे उसे निर्वस्त्र कर दिया हो। बुलाती हूँ, अंदर खेल में लगी होगी। 5 साल की संध्या माँ की प्रतिरूप सी आकर खड़ी हो गई। उसे जैसे अकेले शोभना ने ही गढ़ा हो, किसी अन्य की छाया भी उस पर नहीं थी। अर्चना ने लाड़ से उमग कर उसे सीने से लगा लिया। संध्या झेंप कर अंदर भाग गई। शोभा इसे हमें दे दो। अर्चना के स्वर में भावना की छुअन थी। क्या? शोभना का आश्चर्यचकित स्वर उसकी फैली आंखों के विस्मय का समर्थन कर रहा था। हाँ शोभा, क्या हर्ज है? मैं तुम्हें वचन देती हूँ, इसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी। शोभना को अचानक कुछ याद आया। बोली, तुम तो स्वयं गर्भवती थी, क्या हुआ? वह पूर्णता नहीं प्राप्त कर सका। अनेक बार गर्भ रहा, पर समय से बहुत पूर्व ही नष्ट हो जाता रहा। कहाँ कहाँ नहीं दिखलाया, कोई उपचार नहीं। अर्चना की आवाज़ जैसे कोई कांपता पत्ता हो, जिस पर झूलती सूरज की एक किरण धीरे धीरे लुप्त हो रही हो। शोभना भौचक्की रह गई कि अर्चना की इस गंभीर मांग पर असंभव यह किस प्रकार से हो सकेगा। शोभना का कंठ स्वर आर्त होकर फूट पड़ा, जैसे कोई वंशी निर्जन में विह्वल हो गई हो। नहीं अर्चना, मैं यह सोच भी नहीं सकती। फिर मेरा ही क्यों? बात के निकलते ही विचार का चाबुक सटाक से जिह्वा पर बरस गया। हाँ शोभा, मनीष को प्रसन्नता होगी संध्या को अपने घर में देखकर। स्वर में कोई आरोप न था। शोभा एक ही साथ क्रुद्ध और क्षुब्ध हो उठी। अर्चना बस, अब यह मांग फिर कभी न दोहराना। संध्या को क्या कोई खिलौना है जो मनीष का दिल बहलाने को वहाँ रहेगी? सोच कर ही सीने में नस्तर जैसा उतर गया है। मुझसे हो ही न सकेगा यह। 1 वर्ष बीत गया। एक अपराह्न शोभना बालकनी पर कोहनी टिकाए सामने बांध सड़क को ताक रही थी। अचानक सड़क पर एक अर्थपूर्ण दृश्य उजागर हो गया। गृहस्थी के सामान से लदा फदा एक ट्रक
कोने वाले खाली मकान के सामने आकर रुक गया। पीछे पीछे कार से अर्चना मनीष भी उतर पड़े। ड्राइवर, मजदूर, गृहस्थी का लस्टम पस्टम घर में ऐसे दाखिल करने लगे जैसे उस दंपत्ति की अगली 7 पुश्तें वहीं बसने वाली हों। कहीं संध्या को लेकर ही रस्साकशी तो नहीं होगी, शोभना ने सोचा। आशंका से आक्रांत हो वह संध्या को अपने से सटा निश्चल हो रही। संध्या किंचित नासमझी से माँ की आंखों का संयम टूटते देखती रही। अगले ही रोज अर्चना चली आई। प्रभात घर पर ही थे। कहिए, सुना है तबादला दिल्ली का ही हो गया है भाई, यह तो अच्छा हुआ। शाइस्तगी से प्रभात ने कहा तो कमरे में स्वस्थता भर गई। अर्चना शिष्टता से हंस दी। मनीष क्यों नहीं आया? प्रभात ने पूछा। यूं ही कुछ थके हुए थे। क्या ना आए? अब तो पड़ोसी हो गया है हमारा। कह दूंगी। पर मनीष कभी नहीं आया। शोभना भी नहीं गई। अर्चना ही यदा कदा आ जाती। पर संध्या ने कॉलोनी के नए अंकल और आंटी को अपना संपूर्ण हृदय से अपना लिया। गेंद उछालती वह जब जी चाहे तब वहां जा धमकती। उनकी ढेर सारी खबरें ला प्रभात और शोभना की गोद में बिखेर देती। वहां भी घर बीती मुंह जबानी दोबारा घटा आती। एक ही शाम में उसके कह कहे के नन्हे नन्हे कमल दोनों ही घरों में खिल लेते। वह उन लोगों के जीवन का अंश बनती जा रही थी और उसे अपने सीमित जीवन में भी एक नए अंकल आंटी अत्यंत महत्वपूर्ण होते जा रहे थे। ठहरो मम्मी, मैं पहले अंकल को अपना नया फ्रॉक दिखलाऊं, फिर दूध पी लूंगी। दूध का गिलास फिर वहीं खाली होता। मम्मी, मैं नए खिलौने लेकर आंटी के घर खेलने जाऊं? चलो, होमवर्क भी मैं ले जाती हूँ। बाबा, अब तो जाऊं? वापसी केवल बस्ते की होती। खबर आती बेबी तो वहीं पर सो गई हैं, तड़के ही आ जाएंगी। शोभना का अधिक समय टुन्नू पर ही व्यतीत होने लगा। संध्या कभी उन लोगों के साथ चिड़ियाघर देखने गई होती तो कभी कोई और जगह। संध्या तो को गैर हाजिर देख अर्चना खबर लेने दौड़ी जाती और यदि कहीं उसे बुखार आदि हो जाता तब तो सिलसिलेवार प्रश्नों की झड़ी ही लग जाती। डॉक्टरों से लेकर नर्सिंग तक का ब्यौरा अर्चना को बतलाना होता। शोभना को लगता जैसे संध्या उनकी ही धरोहर है और शोभना उनकी देनदार। कभी तो लगता अर्चना मनीष की ओर से पैरवी किया करती है। उसे यहाँ से संतुष्टि ले जाकर वहाँ मनीष की कलप मिटानी है। वहाँ से आकर एक रोज संध्या चहक रही थी। मम्मी, आज हमें मनीष अंकल ने डिब्बी दी है, बड़ी मीठी सुपारी है इसमें, देखो। शोभना ने डिबिया हाथ में ले ली। वही चांदी की डिबिया थी जो गुजरे जमाने में मनीष ने शोभना के लिए खरीदी थी। पर उपहार देने का मौका शोभना की विवाही जिद ने उड़ा दिया था। उसकी मनीष से विवाह न करने की जिद ने। डिबिया खोली तो देखा लखनऊ की जाफरानी कतरवा सुपारी से अटी थी। यह क्यों उठा लाई? शोभना ने झिड़का। मनीष अंकल ने। चुप, सिर्फ अंकल कहा कर, शर्म नहीं आती बड़ों का नाम लेते? मम्मी, हमें सुपारी अच्छी लगी तो हाँ, सिर्फ अंकल कहते हैं ना तो। अच्छा, बच्चे सुपारी नहीं खाते। और शोभना ने डिब्बिया ले ली थी। न जाने क्यों उसे सहज कर भी रख दिया। संध्या के बटे हुए मन ने आफत ढाई जन्मदिन पर। मम्मी, वह अंकल तो आने से मना करते हैं, हमें नहीं मनाना बर्थडे वर्डे। और बस रोना शुरू। अर्चना नहीं आकर तब मनाया। आज यहाँ मनेगा, कल वहाँ, अब तो ठीक। दो रोज निरंतर बर्थडे के लिए संध्या झट मान गई। पर दूसरे रोज आफत आई मम्मी को लेकर। शोभना के सिर में दर्द हो गया और उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। फिर ठुनकती संध्या को प्रभात और टुन्नू थाम कर मनीष के घर से उठा ले गए। संध्या का इतना ढेर सा अटरम शटरम उन लोगों के घर पहुंचा रहता कि उन्हें लौटाना अनावश्यक समझा जाता, क्योंकि उन्हें बरतने वाला अगले रोज खुद ही वहां पहुंचा होता। गर्व से बेटी ने यह समाचार माँ को दिया कि एक कमरा अलग से उसके लिए ठीक कर देना पड़ा। पता है, मेरा एक कमरा है वहां पर। अच्छा मम्मी, अंकल मुझे क्यों इतना प्यार करते हैं? उनके पास बेबी नहीं है इसलिए ना? समय अपनी चाल से चलता रहा। संध्या की छोटी बातें बड़ी हो गईं। मम्मी, आज हमने बुनना सीखा। आंटी ने घर डालकर दिए थे, यह देखो।
आधे गिरे आधे चढ़े फंदों का ताना बाना और ऊन सलाई दिखलाती संध्या कहती, मम्मी आज हमने आलू मटर की सब्जी बनाई। अंकल ने चखते चखते ही सारी खा डाली, आंटी के लिए भी नहीं बची, उन्होंने ही तो सिखाया था। एक रोज संध्या अर्चना की साड़ी उल्टी सीधी बांधे, फिसलती पटलियों को पिन और हाथ से संभाले खिलखिल करती सामने आ खड़ी हुई। शोभना ने मस्तक झूमा, आंखों में आलोड़ित एक अश्रु आशीर्वाद सा टपक गया, मानो कह रहा हो, भगवान संसार में जितना भी सुख है सबका सब इसके ऊपर उड़ेल देना। संध्या ने बाजू निकाले, फिर कद फिर ऐसे भरने लगी कि पूर्ण युवती ही दिखलाई देने लगी। टुन्नू भी अब अरुण पुकारे जाते, घर भर में रोब ठोके रहते, एक न चलती तो संध्या पर। वह निरंतर अपनी बची खुची मांगे अरुण भैया के सामने ला पटकती। दैनिक क्रियाकलाप के वर्तुलाकार में चक्कर घिन्नी की भांति घूमते सुबह से शाम और शाम से सवेरा करते करते ही वह सांझ भी आ गई, जो अप्रत्याशित तो थी पर शायद अप्रतीक्षित नहीं। सर्दी ऐसे कड़कड़ा रही थी कि काट में घुसकर उसे भी पाषाण कर दे। प्रभात टूर पर गया था। परिवार के बाकी लोग गोल कमरे में हीटर लगाकर कुंडली मारे बैठे थे। शोभना ऊनी ब्लाउज पर कार्डिगन, उस पर गर्म शॉल लपेटे, घुटनों पर कंबल डाले हुए गुड़ी मुड़ी होकर सोफे पर दुबकी थी। संध्या और अरुण हर आधा घंटे में किसी भाप उड़ाते पेय की फरमाइश दोहरा रहे थे। नौकर चाय कॉफी बनाते बनाते ही गर्मा गया था। घर का आंतरिक वातावरण नौकर की हिचक भी गायब कर गया था। आते जाते अरुण से वह भी दो एक मजाक कर जाता। संध्या अति नाटकीयता से दांत बजाती हुई कुनमुना उठी, मम्मी जरा चाय कॉफी से तो शरीर का खून काफी पिघल नहीं रहा, जहाँ का तहाँ जमा जा रहा है। छोटे लाल से कहो कि डिनर के लिए तो सूप बना ही है, अब वही सर्व कर दे गर्मा गर्म। फिर बिना हाँ हूँ की प्रतीक्षा किए उसने छोटे लाल को हाँक लगा दी और ऑर्डर दे दिया। तभी कॉल बेल की इकहरी और संयत लंबी तान सुनाई पड़ी। अब कौन है भाई? झुंझलाहट से शोभना बुदबुदाई। छोटे लाल के हाथ ट्रे से चिपके थे, मानो उनका अब छूट पाना मुश्किल हो। अरुण और संध्या की भाव भंगिमा से प्रतीत हुआ मानो पांव की गरमाई कुंडली खोलकर उठना और सूली पर लटक जाना एक जैसा ही है। शोभना ही कंबल फेंककर उठ खड़ी हुई। दरवाजा खोला तो सामने मनीष, लंबे कद पर ओवरकोट, ऊनी कैप और हाथों में दस्ताने, चुपचाप जैसे कोई मीनार खड़ी हो। सदियों से बस ऐसे ही एक भीगा सा धड़कता हुआ क्षण, पर औरों की तरह वह क्षण भी बीत गया। कहीं गहरे में झंकृत एक परिचित स्वर, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? अरुण और संध्या अपना बिल्लौरी आराम त्याग कर उछल पड़े, बाँह थाम कर मनीष को अंदर ले आए। अरे आइए ना अंकल, इजाजत किसकी मांग रहे हैं? शोभना बंधी सी चलकर सोफे पर बैठ गई। सूप पियेंगे अंकल? संध्या ने झट से कप उठाकर मनीष के हाथ में थमा दिया। तुम लोगों का खाना शुरू हो गया क्या? उसने पूछा। अजी नहीं, वो तो यूं ही सर्दी को भगाने के लिए चल रहा है, इंटरनल हीटिंग सिस्टम का रिपेयर वर्क। दोनों बच्चे बातों की नैया के माझी बने, कभी उसे इस दिशा में कभी उस दिशा में खेते चले जाते। शोभना ही किनारे पर ठगी सी बैठी थी। तभी लगा मनीष ने उसे मझधार में खींच लिया है। अच्छा, अब महफिल बर्खास्त, बच्चे लोग अब अपने कमरे में जाएंगे, हमें आपकी मम्मी से एक ज़रूरी बात करनी है, मनीष ने कहा। बच्चे चमत्कृत हुए। मम्मी को तो कभी उस घर में जाते देखा नहीं, अंकल का कभी इधर आना न बना, और आज अकस्मात ज़रूरी बात भी निकल आई। अरुण अपनी सकुचाहट को दबा कमरा छोड़कर चल दिया। संध्या का तेवर चढ़ा। मनीष की आंखों में साजिश का कुछ चमका, जिसे संध्या की दुविधा ने पोंछ डाला। वो भी कमरा छोड़कर चली गई। शोभना, तुम्हें कुछ बतलाना है, इसे कल ही का छूटा संदर्भ आज जोड़ता हो। शोभना की आंखों में प्रश्न कुलबुलाने लगा। संध्या तुमसे स्वयं कहने में सकुचाती है। क्या? जैसे कोई निश्चल पक्षी अचानक पंख फड़फड़ाकर झपट पड़ा हो, ऐसे वह छोटा सा क्या शोभा के मुंह से निकल पड़ा।
घबराओ नहीं, कुछ बुरा कहने नहीं जा रहा हूँ। ऐसा है शोभा, वह हमें संध्या की शादी भी तो करनी है ना। कौन है मनीष? संध्या क्या चाहती है? अकुलाकर शोभा ने टोका। एक लड़का है, मैं मिला हूँ उससे, प्रतिभाशाली, सुचरित्र। यह तुम संध्या की ही पसंद बतला रहे हो ना? अधीरता और बढ़ गई। मनीष एक छोटी सी सुहानी हंसी हंस दिया। अगर पसंद से अधिक बोझिल, अधिक गहरा कोई शब्द ढूंढ सकती तो अच्छा था। क्यों मनीष, क्या वो किसी से प्यार करती है? नाम है अनुराग। संध्या उससे विवाह करना चाहती है, एक बिना उलझी सीधी सादी लड़की की तरह। शोभा खामोश रही। शोभा, प्रेम कोई अंधी सुरंग नहीं है, वह यथार्थी है, और यथार्थ की एक मांग होती है जो उसे देनी होती है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसके जीवन को उलझाना मत, वो बहुत खुश रहेगी। मैं अनुराग के घर भी हो आया हूँ, केवल तुम्हारा आशीर्वाद। शोभा की आंखों में दो मछलियाँ तड़प गईं। उसने मुझसे नहीं कहा, तरसकर वह बोली। बच्चों के कमरे से फिर रिकॉर्ड प्लेयर पर कई कई आवाज़ों का शोर एक साथ गूंज उठा, जैसे लगा कि हजारों दिल एक साथ धड़कने लगे हों। शोभना वहीं बैठी रही, गरमाई सी, मानो अंगीठी ताप रही हो। गर्म शॉल अब भी बदन से आलिंगन सा लिपटा, पुरानी पहचान सा आरामदेह, गालों पर क्यारियां सी बनाई थीं। शोभना ने भी देखा कि वक्त ने कुछ नक्काशी मनीष के चेहरे पर भी कर दी थी। तभी मनीष को कहते सुना, शोभा तुम्हें कुछ बतलाना है। ठीक ही तो है, तुमसे अधिक संध्या का शुभ और कौन चाहेगा मनीष। जो ठीक समझो वही करो, जो संध्या को प्रसन्न करे। दरवाजे पर ठिठकी संध्या चार पलकों का उठना, फिर किसी सरस बोझ से लदकर गिरना ही देख पाई। अनुराग सपरिवार संध्या के घर आमंत्रित हुआ। वर और घर से सभी आश्वस्त हुए। विवाह 1 मास के भीतर ही संपन्न होना ठहरा। पुरजोश से तैयारियां शुरू हो गईं। मनीष ने बाहर का हर काम अपने निरीक्षण में ले लिया। और प्रभात दिन रात परामर्श करते रहते। अर्चना ने अंदर शोभा का दायित्व बटाया। शुक्र है, दहेज जुटाने का सारा काम तो आजकल लड़कियां खुद ही कराती हैं। आखिर संध्या की विदाई का समय भी आ गया। आंसुओं की तरल झिलमिली में से वह मनीष का श्वेत पीत पड़ता चेहरा भी न देख पाई, केवल सीने से लग सांसों का पिघलता उफान ही महसूस कर पाई। संध्या के कलकत्ता जाने के पश्चात दोनों घर बेहद उदास हो गए, किंतु शोभा को लगा प्रभात का उदार हृदय अपने दायित्व के अंतिम निर्वाह के उपरांत हल्का हो गया है। संध्या की विदाई के साथ जैसे एक गुरु भार उनके कंधों पर से उतर गया। संध्या को याद रहा, किंतु उसके न होने का एहसास इतना तीखा न था जितना कर्तव्य पालन का, जिम्मेदारी से मुक्ति का आनंद। शोभा को संध्या हमेशा याद रहती, और आश्चर्य की बात यह कि उसका भोला शैशव ही अधिक याद रहता। टोली में बैठी, मचलती, ठुमक ठुमक कर चलती, रूठती ठुनकती नन्ही संध्या, उसके बचपन पर केवल उसी का अधिकार था। उन्हीं दिनों अरुण की विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजनाएं भी फलित होती दिखलाई दी। 2 मास पश्चात उसे विदा कर देने का दिन भी सिर पर आ गया। संध्या और अनुराग भी उसे सी ऑफ करने गए। संध्या की प्याजी रंगत और भी निखर आई थी। शरीर कुंदन सा मानो महक उठा था। वह इतनी सजीव हो उठी थी जैसे कोई धड़कन साकार हो गई हो। उसे नव विवाहिता श्रृंगार में देख अरुण जरूर छेड़ देता, ये क्या फालसे ही बैजनी पोत लिया पलक पर। भैया, आई शेडो है, लेटेस्ट शेड, संध्या इतराकर समझाती है। मैंने तो सोचा अनुराग ने तान कर घूसा दे मारा तभी नील उभर आए हैं। ब्लैक आई उभारना भी फैशन हो गया है, कमाल है। अरुण बाज ना आता और फिर से टोक देता, और यह पलक क्या पुराने टूथब्रश को कतर कर बनाई है? इम्पोर्टेड आई लैशेस। हल्कों को नाटकीयता से फड़फड़ाकर संध्या कहती, अरे भैया, यह तो चुभती भी है, हमसे पूछो ना। तब अनुराग भी कस देता। तौबा तौबा, अरुण मुंह बिचकाकर कहता। तीनों की छेड़छाड़ का रंग अरुण की विदाई के काले रंग को फीका करता चला।
अरुण के जाने के 5-6 रोज बाद अनुराग और संध्या भी चले गए। प्रभात और शोभना में बच्चों को लेकर जो सामीप्य और सानिध्य बना रहता वह लुप्त होने लगा। उस रिक्तता का स्थान भरने को पर्याप्त कुछ न था। दोनों जैसे निष्प्रयोजन हो उठे। राखी के दिन सवेरे से ही शोभना कलकत्ता ट्रंक कॉल मिला रही थी। जाने संध्या ने समय रहते अमेरिका राखी भेजी थी या नहीं, अरुण को शुभ घड़ी में मिली भी कि नहीं, और अरुण की ओर से राखी के रूपे शोभना ने मनी ऑर्डर कर दिए हैं। संध्या साड़ी ले ले अच्छी सी, ये सभी बातें करनी हैं। द्वार पर अर्चना को आया देख शोभा फोन का चोंगा हाथ में लिए लिए ही स्वागत में मुस्कुरा दी। प्रभात ब्रीफकेस उठाकर घर से निकलने को ही था कि अर्चना ने रोक दिया। प्रभात भी सहर्ष रुक गया। बोला, कहिए अर्चना जी, मनीष कैसा है? मुझे अर्चना जी और उन्हें केवल मनीष? और कैसा है? मालूम होता है वही आपके अपने अधिक हैं। अर्चना ने आपत्ति की। आज क्या हो गया है? ये कैसी बातें हैं? प्रभात ने पूछा। पर अर्चना ने पर्स खोलकर एक नन्ही सी राखी निकाल ली थी। सादा रेशमी धागा मात्र। आज अति भावुक हो जाने को मन मचल पड़ा। बचपन में मैं चचेरे ममेरे भाइयों को राखी बांधती रही। कई बार नियम भी टूट गया, पर अब ऐसा कदापि नहीं होगा। प्रभात की कलाई थाम अर्चना ने श्रद्धापूर्वक वह धागा बांध दिया। अच्छा यह तो बतलाओ अर्चना, तुम्हारी रक्षा किससे करनी होगी? प्रभात ने हंसते हुए पूछा। अकेलेपन से। हर अक्षर को तोड़कर दीर्घ श्वास में पिरोकर जो प्रार्थी शब्द कंठ से निकला उसने प्रभात को अभिभूत कर दिया। अर्चना ने कहा, आपसे अधिक मेरे सुख और दुख कौन समझेगा? दुख शब्द कितना प्रगाढ़ होकर निकला था। मनीष कैसा है? प्रभात ने प्रश्न किया। उनकी चेतना फिर से अंतर्मुखी हो उठी थी। ऐसे में मेरा अस्तित्व न तो नगण्य हो जाता है। संध्या के चले जाने के बाद से निरृप्त बैठे ऐसे ताका करते हैं जैसे सामने केवल धूल के बगुले उठ रहे हों। प्रभात ने आज पहली बार अर्चना को इतना असंयमी देखा। उसने अपनी हथेली से उसका हाथ थपथपा दिया और ब्रीफकेस उठाकर तेजी से निकल गया। कुछ पल अर्चना शोभना की ओर पीठ किए बैठी रही। जब वह मुड़ी तो होठों पर हाथ से खेल रहा था। कॉल मिली क्या? अभी तो नहीं, शोभना ने कहा। अगले रोज प्रभात मनीष को साथ लिए ही घर में घुसा। अर्चना भी साथ में थी। प्रभात बोला, आज इन्हें दफ्तर से आते समय अपने साथ खींच लाया। सोचा बच्चे अपनी जगह मजे कर रहे हैं, क्यों ना हम 4 बूढ़े भी अपनी चंडाल चौकड़ी जमा लें। पहले नाश्ता वाश्ता हो जाए फिर ताश जमेगा। क्यों शोभा, चलेगा ना? आराम तलब शामें इकट्ठी गुजरने लगी, मानो चारों एक दूसरे के जख्मों की मरहम पट्टी किया करते हों। अति परिचित, बिना उलझी हुई शामें और शांत साथ साथ। विदेशवास के दूसरे ही वर्ष अरुण साहब का केबल आया था। गेटिंग मैरिड, 15th इंस्टेंट लेटर फॉलोज। पत्र में इंस्टेंट मैरिज का खुलासा था। जेनी के रूपपूर्ण वर्णन में 4 पन्ने टंगे थे। अमेरिका के सुख सुविधा साधन और अवसर भरे जीवन की प्रशंसा में 2। शोभा, प्रभात, संध्या, अनुराग, मनीष, अर्चना का कुशल क्षेम पूछने और उन्हें प्रणाम प्यार देने में आधा पन्ना लग गया था। अंत में शुभकामनाओं सहित आपका अरुण था। पत्र बारी बारी से चारों ने पढ़ा था। प्रभात की आंखों में दर्द का रंग भी बहुत हल्का था, मानो कह रहा हो, आकाश में इंद्रधनुष टूटने के लिए ही उगा करते हैं। तो यह थी मंजुल भगत जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।